नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं निहान। एक दिन की छुट्टी के बाद हम लौटे हैं। विदेशी बाजारों से किस प्रकार के संकेत है, सबसे पहले बुधवार की सुबह उस पर नजर डाल लेते हैं। तो हमने देखा एसजीएक्स निफ्टी 50 अंकों की कमजोरी के साथ फिलहाल ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स कुछ संभालने की कोशिश अपने आप को कर रहा है। 33,600 के करीब 17-18 अंकों की स्ट्रेंथ फिलहाल तो वहां पर दिखाई दे रही है। नैस्डैक फ्यूचर्स पर नजर डालें तो यहां पर भी फ्लैट टू पॉजिटिव ट्रेड ही हो रहा है। 11-12 अंकों की फिलहाल मजबूती दिख रही है। कई एशियन मार्केट्स बंद है, लेकिन जापानीज मार्केट निके इसमें भारी भरकम गिरावट दर्ज हुई है। 333 अंकों की गिरावट यहां पर दिखी है और बाकी जितने मार्केट खुले हैं इनमें भी कुछ सुस्ती ही छाई हुई है। कॉस्पी इस समय सपाट कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है और वहीं कमोडिटी मार्केट में तो घमासान मचा हुआ है, फिर चाहे वो कच्चा तेल हो या फिर सोना चांदी। क्या कुछ हुआ है एग्जैक्टली बीते सत्र में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में और हमारे मार्केट्स आज कहां किस प्रकार से करेंगे रिएक्ट, सब पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त मेरे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, मॉर्निंग। हम लोग काफी खुश हो रहे थे कि लगातार अमेरिकी बाजारों से कुछ अच्छे संकेत हैं, वहां तेजी पर ब्रेक लगा। नैस्डैक पहले ही इंडिकेशन दे चुका था। कितनी घबराने वाली बात है, डेटा जैसे आए हैं या डॉलर जैसे मूव कर रहा है, कैसे देखें? कोई ऐसे बड़े कंसर्न वाली बात नहीं है और कोई ऐसा चिंताजनक मूवमेंट भी नहीं हुआ है। 4 दिन की तेजी चल रही थी इससे पहले, तो उस पर अगर थोड़ा ब्रेक भी लग जाए तो कोई ऐसा बड़ा इम्पैक्ट नहीं माना जाएगा। और हल्की फुल्की गिरावट अगर आप देखें भी, 2 दिनों का एक्शन भी अगर आप कंबाइन कर लें तो कोई ऐसी बड़ी गिरावट नैस्डैक में भी नहीं रही है। और ऑफ कोर्स डाउ तो मंडे शाम को पॉजिटिव ही था, 300 अंक उछला था मंडे शाम को, उसके सामने 325 अंक ऊपर था मंडे को, उसके सामने कल करीब 200 अंक नीचे बंद हुआ। तो कोई ऐसे बड़ा रिएक्शन या बड़ी चिंता वाली बात, कोई संकेत ऐसे आ नहीं रहे हैं। जब मंडे को हम बंद हो रहे थे तो लग ही रहा था कि नैस्डैक पे खराब दिन हो सकता है। हालांकि सिर्फ 1/4% ही मंडे को नीचे बंद हुआ। कल करीब आधे % की तेजी जरूर नैस्डैक में आई। तो थोड़ा आईटी में 2 दिनों से मुनाफा वसूली है, बट अगर आप देखेंगे तो पिछली तिमाही में या इस साल की शुरुआत से अब तक करीब 16.5-17% नैस्डैक ने तेजी भी दिखा दी थी। तो वहां से फिर हल्की फुल्की मुनाफा वसूली, कंसोलिडेशन तो नेचुरल ही है। तो कोई ऐसे बड़े खराब या चिंताजनक संकेत तो अमेरिकी बाजारों से नहीं आए हैं। 2 दिन से ऑफकोर्स नैस्डैक में आप गिरावट देख रहे हैं। कल थोड़ी बाजार की ब्रेथ भी खराब थी। S&P 500 के 11 में से 7 सेक्टर्स कल गिरावट के साथ ही आपको बंद होते हुए दिखे हैं। नैस्डैक पे तो प्रेशर था ही आईटी स्टॉक्स की वजह से, बट इकोनॉमी से जुड़े स्टॉक्स भी कल आपको दबाव में आते हुए दिखे हैं। स्पेशली इंडस्ट्रियल स्टॉक्स जो हैं, कैपिटल गुड्स या इंफ्रा जो मान लीजिए वहाँ पर आपने कल थोड़ा दबाव बनते हुए देखा है। बोइंग का शेयर भी टूटा था क्योंकि एक ब्रोकरेज ने शेयर को डाउनग्रेड भी किया है। छोटे बैंकिंग शेयर्स पर कल आपने दबाव देखा है। जितने भी रीजनल बैंक हैं इंक्लूडिंग फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के कल फिसले हैं। जेपी मॉर्गन ने एक चेतावनी दी है। वो कह रहे हैं कि ये मान लेना कि बैंकिंग सेक्टर परेशानी से बाहर आ चुका है, ये गलत होगा। बैंकिंग संकट जो है अभी तक खत्म नहीं हुआ है, ऐसा जेपी मॉर्गन का भी कहना है। सुस्त आर्थिक डेटा भी आया जिसकी वजह से असर पड़ा। जो जॉब ओपनिंग्स होती हैं अमेरिकी इकोनॉमी में, वो 1 करोड़ के नीचे आई हैं। 2 साल में पहली बार हम देख रहे हैं कि ये 1 करोड़ के नीचे हैं। तो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है फेड की रेट हाइक्स का इकोनॉमी को स्लो करने में, वो अब आपको थोड़ा और विजिबल होते हुए दिख रहा है। हालांकि जेम्स बुलर्ड साहब ने रिसेंटली बयान दिया था जहां पर वो कह रहे हैं कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि रेट्स और ऊपर जाने चाहिए, बट अगर आप बॉन्ड मार्केट का एक्शन देखेंगे स्पेशली इस डेटा के बाद, तो वो दर्शा रहा है कि शायद बॉन्ड मार्केट्स अब और रेट हाइक्स नहीं मानकर चल रही हैं। 10 साल की बॉन्ड यील्ड अब 3.35% पर आ गई है। यही थोड़े समय हम पहले देख रहे थे 3.8% तक पहुंच चुकी थी। इवन 2 साल की बॉन्ड यील्ड अब 3.8% पर आ चुकी है, जो 4.25% पर ट्रेड किया करती थी। तो बॉन्ड मार्केट तो तैयार हो रहे हैं कि शायद रेट हाइक का साइकिल अब खत्म होने को आ गया है। हालांकि फेड के कमेंट्स अभी भी ये दर्शा रहे हैं कि शायद रेट हाइक्स और हो सकती है। एनीवे, डेटा जो है ये इंपॉर्टेंट दिखा रहा है कि रेट हाइक्स का इंपैक्ट हो रहा है। जो 1 करोड़ के नीचे जॉब ओपनिंग्स आती हुई दिखी हैं। यूरोप में आपको मिला जुला कारोबार रखा, कोई इसका इंपैक्ट नहीं था, बट अमेरिकी डॉलर पर इस डेटा का काफी बड़ा इंपैक्ट आते हुए दिखा है। 101 के लेवल पर आपको डॉलर इंडेक्स फिसलते हुए दिख रहा है, 2 महीने के निचले स्तर पर है। और क्योंकि डॉलर इंडेक्स में आपने इतनी तेज गिरावट देखी है, तो फिर बाकी कमोडिटीज में एक बड़ा उछाल आते हुए दिखा है। स्पेशली गोल्ड और सिल्वर में बहुत बड़ी तेजी हुई है। कल हमने देखा इंटरनेशनल मार्केट्स में $2000 के ऊपर सोना गया, 2040 पर फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। 13 महीने की ऊंचाई पर है। चांदी $25 तक पहुंच चुकी है, 1 साल की ऊंचाई पर यह आ चुकी है। तो वहां पर आपने बहुत बड़ा इंपैक्ट देखा है। भारतीय बाजार में भी 61,000 तक का सोना गया था और रिकॉर्ड लेवल्स पर कल क्लोज होते हुए दिखा है। तो बड़ा एक्शन गोल्ड और सिल्वर में डॉलर के फिसलने का आते हुए दिखा है। कच्चा तेल भी स्टेबल है, जो ओपेक के जंप के बाद जो लेवल्स आए थे उनके आसपास ही आपको ट्रेड करते हुए दिख रहा है। अमेरिकी क्रूड भंडार में लगातार दूसरी बढ़त का
दूसरे हफ्ते गिरने का अनुमान लगाए जा रहे हैं। मेटल्स में अभी भी कमजोरी है क्योंकि चीन के डिमांड का शायद सुस्ती का संकेत दिख रहे हैं। एग्री कमोडिटीज में मिला जुला असर था। तो ओवरऑल थोड़ी कंसोलिडेशन, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है बाजारों में। इंपैक्ट देखना पड़ेगा डॉलर इंडेक्स के और फिसलने का क्या आता है, बट ऐसे कोई चिंताजनक या परेशानी वाले संकेत बाजार की तरफ से नहीं आए हैं। चलिए, तो किसी प्रकार की चिंता की बात तो अभी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। भले ही अमेरिकी बाजार में थोड़ा तेजी पर ब्रेक लगा हो, इसे हम ब्रीदर के तौर पर देखेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज हमारे मार्केट किस प्रकार से ओपन होते, रिएक्ट होते दिख सकते हैं। दीपांशु, शुक्रिया वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि सोमवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन किस प्रकार का देखने को मिला। तो हमने FIIs की तरफ से इंटरेस्टिंगली कुछ खरीदारी होते हुए देखी। 322 करोड़ के आसपास की खरीद यहां पर निकलती हुई आई है, लेकिन काफी समय बाद हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से बिकवाली हावी होते हुए देखी। वहां पर आप नजर डालिए 328 करोड़, मतलब जितनी खरीदारी हमने FIIs की तरफ से कैश स्पेस में होती हुई देखी, उतने ही अनुपात की बिकवाली हमने घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से आते हुए देखी है। और FNO स्पेस पर नजर डालिए, यहाँ पर भी 4 डिजिट की आप कह सकते हैं सेल्स का फिगर निकल कर आया है। विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से 3,222 करोड़ के आसपास की बिकवाली वहां पर दर्ज हुई है। एक बार जरा नजर इंटरनेशनल मार्केट पर डाल लेते हैं। जैसे हमने बताया, एशियन मार्केट्स तो यहाँ पर काफ़ी सारे एशियन मार्केट्स बंद हैं। चीन के, हांगकांग के मार्केट्स तो यहाँ पर बंद हैं, लेकिन हमने देखा है कि जापान में सर्विस सेक्टर्स के जो नंबर आते हुए दिखे, उसके बाद भी हमने देखा है कि जापानीज मार्केट पर इम्पैक्ट पड़ा। 342 अंकों से ज़्यादा की अब यहाँ पर गिरावट बनती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, ब्रॉडर मार्केट्स में तो हमने देखा कि क्लोजिंग कुछ अच्छे नोट पर बीते सत्र में हुई थी, लेकिन आज खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में दिख सकता है एक्शन, इस पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी वरुण हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, मॉर्निंग। आज के महत्वपूर्ण ट्रिगर्स कौन से रहेंगे और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन है? मॉर्निंग नेहा, तो ट्रिगर्स तो कम है लेकिन खबरें बहुत ज़्यादा है। Okay. और खासकर अगर आप देखेंगे तो जो क्वार्टरली अपडेट कंपनियों ने दिए हैं, उसका इम्पैक्ट अब आपको देखना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले ट्रिगर बता देता हूँ, तो DFM फूड्स आज से डिलीश हो जाएगी ये कंपनी, तो यहाँ पे नज़र रखेगा। इसके अलावा एग्जिट रिकॉर्ड डेट है। PNB हाउसिंग जो राइट इश्यूज़ है उसकी आज एग्जिट रिकॉर्ड डेट है, तो यहाँ पे नज़र रखेगा। IPO जो एवलॉन टेक का खुला हुआ है, अभी तक केवल 3% के आसपास का सब्सक्रिप्शन जो है इसको मिला है। रिटेल 16% बढ़ा है। NII अगर आप देखेंगे तो 1% के आसपास वो बढ़ा है। 6 तारीख को ये बंद होने वाला है। अब बिजनेस अपडेट की बात करते हैं, तो सबसे पहले HDFC बैंक, अगर आप देखेंगे तो 31 मार्च तक कासा रेशियो 48.2% से घटकर 44% के आसपास आया है। डिपॉजिट्स अगर आप देखेंगे तो करीब 20.8% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ पे देखने मिली। एडवांसेस 16.9% के आसपास की बढ़ोतरी यहाँ देखने मिली और रिटेल डिपॉजिट जो है 23.5% बढ़े हैं। HDFC लिमिटेड लोन ग्रोथ जो है 11.6% के आसपास सही है। ग्रॉस डिविडेंड इनकम जो है 207 करोड़ के आसपास सही है। इंडसइंड बैंक मार्च में नेट एडवांसेस जो है उसमें 21% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। डिपॉजिट्स 15% बढ़े हैं। कासा रेशियो बढ़ के आया है 42% पे आ चुका है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बजाज फाइनेंस कस्टमर फ्रेंचाइजी जो है 20% की बढ़ोतरी वहाँ है। नए लोन्स में 20% के आसपास की बढ़ोतरी और अब तक का ये सबसे बड़ा नंबर है। इसके अलावा कुल AUM जो है उसमें 29% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। वेदांता, यहाँ पे कुल एल्यूमिनियम का जो उत्पादन है ऑलमोस्ट फ्लैट रहा है। लांजीगर प्रोडक्शन जो है उसमें 18% के आसपास की कमी आई है। ऑयल एंड गैस आउटपुट जो है 13.8% से घटकर करीब 12.3 MBOU के आसपास आया, यानी कि करीब 11% के आसपास की गिरावट यहाँ देखने मिली है। हिंदुस्तान जिंक Q4 में माइन मेटल उत्पादन जो है उसमें 2% के आसपास की बढ़ोतरी देखने मिली है। इसके अलावा एक खबर भी आई है, कुछ न्यूज़पेपर्स रिपोर्ट ये सजेस्ट कर रही है कि वेदांता में जो ग्लोबल जिंक कारोबार को खरीदने की बातें चल रही थी डील, हो सकता है कि वो डील रद्द हो, क्योंकि सरकार की तरफ से काफ़ी अपोजिशन जो है, विरोध जो है वो आ रहा है। तो देखना पड़ेगा इसका क्या इम्पैक्ट होता है। IEX मार्च में 12% के आसपास ओवरऑल वॉल्यूम जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है। हालांकि Q4 में वॉल्यूम जो है 7% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ हुई है। कीमतें अगर आप देखेंगे तो मंथ ऑन मंथ 23% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। साल दशा अगर आप देखेंगे पूरे FY23 में तो करीब 35% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। खबरों में स्पेशली 2 जगह पे नजर रखेगा। एक तो ऑयल एंड गैस क्षेत्र की कंपनियां, क्योंकि वहां पे अगर आप देखेंगे तो जो विंडफॉल गेन टैक्स है अब पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। खासकर क्रूड पेट्रोलियम पे, डीजल पे अगर आप देखेंगे तो इसको आधा किया गया है। और ब्रिटानिया अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। करीब 72 रुपये प्रति शेयर के आसपास का अंतरिम डिविडेंड जो है उसका ऐलान किया है। 13 अप्रैल को इसकी रिकॉर्ड डेट जो है वो तय हुई है।
तो ये वो खबरें हैं दिन जिनके दम पर हम इन चुनिंदा स्टॉक्स में सेक्टर्स में एक्शन देखेंगे। बहुत सारी खबरें वरुण आपके लिए लेकर आए हैं, तो आज कमाई का मौका इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको बेहतरीन मिल सकता है। थैंक यू वरुण, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। और चलिए इसी को समझते हैं कि इन सब खबरों के मद्देनजर अब कौन सी स्ट्रैटेजी आपको अपनानी है, कौन से शेयर में, कौन से सेक्टर में आज पैसे लगाने से आपको अच्छा खासा मुनाफा मिल सकता है। इन सब पर बात करने के ग्लोब कैपिटल मार्केट्स के हिमांशु गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिमांशु जी मॉर्निंग। सबसे पहले तो हमने मंडे को जो क्लोजिंग देखी थी पॉजिटिव नोट पर थी और काफी सेटिस्फैक्टरी नोट पर हम मार्केट को क्लोज करके गए हैं। एक दिन की छुट्टी अब हम लौटे हैं। अब जैसे संकेत मिल रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट से, क्या लगता है निफ्टी, बैंक निफ्टी आज कैसे ट्रेड करना चाहिए? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। देखिए, मंडे के सेशन को अगर हम इंक्लूड करें तो थर्सडे और उसके बाद एक्सपायरी, जो हमने मंथली एक्सपायरी देखी मार्च की, उसके बाद एक अच्छी शॉर्ट कवरिंग रैली बाजारों में देखने को मिली। और कहीं ना कहीं जिस नोट पर हमने मंडे को सेशन क्लोज किए थे, मुझे लगता है कि बाजार में जो अंडरटोन है वो काफी अच्छी है। एक ब्रॉडर पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं निफ्टी 17,500 520 की तरफ जाने के लिए तैयार है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट क्लोजिंग यूएस मार्केट में कल देखने को मिली जॉर्ज जॉब के नंबर के बाद। तो कहीं ना कहीं एक 2-3 दिनों की तेजी के बाद थोड़ा सा एक प्रॉफिट बुकिंग और वीकली एक्सपायरी से जस्ट पहले थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर देखने को मिल सकता है। लेकिन ऑल इन ऑल बाय ऑन डिप्स का ही अब यहाँ पर शॉर्ट टर्म में व्यू रखकर आज ट्रेडिंग के लिए अप्रोच करना चाहिए भारतीय बाजारों को। जहां तक इंपॉर्टेंट लेवल्स का सवाल है नेहा, मुझे लगता है कि 17,500 17,520 साइकोलॉजिकल लेवल है। कॉल राइटिंग भी वहां पर विजिबल देखने को मिली थी, वहां पर थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकता है। तो अगर आप तेजी की पोजीशन को राइड करते आ रहे हैं तो एक बार शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और वापस से 17,300 350 के आसपास कोई ड्यूरिंग द डे डिप मिलता है तो वहां पर वापस से फ्रेश तेजी की खरीदारी की पोजीशन आप बना सकते हैं। तो ब्रॉडली मुझे लगता है कि 17,300 350 लोअर एंड और 17,500 550 की एक अपर बैंड निफ्टी में आज और कल तक के लिए देखने को मिल सकती है। वहीं पर निफ्टी बैंक की अगर मैं बात करता हूं तो मेरे हिसाब से 41,000 41,200 एक इंपॉर्टेंट सप्लाई जोन की तरह काम कर सकता है। एक अच्छा रनअप हमने देखा और मुझे लगता है कि बाजार अगले बड़े मूव से पहले शायद इस जोन में कंसोलिडेशन दिखाता हुआ नजर आए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर आपकी मंडे से कैरी फॉरवर्ड लॉन्ग पोजीशंस हैं और 41,100 41,000 के ऊपर की आपको ओपनिंग मिलती है तो वहां पर शॉर्ट टर्म की ट्रेडर्स के लिहाज से एक बार प्रॉफिट बुक करके चलने की सलाह रहेगी। और अगर कोई डिप मिलता है वापस से 40,700 750 के आसपास तो वापस से तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है, कंसीडरिंग की रेंज 40,700 से 41,100 की उभर कर देखने को मिल सकती है। निफ्टी बैंक निफ्टी दिखे तो आपको प्रॉफिट बुक करना है 17,500 से 520 निफ्टी में, वो मुनाफा वसूली की रेंज होगी अगर आप मंडे से पोजीशन कैरी कर रहे हैं। और कोई भी डिप 17,300 350 ये खरीदारी का लेवल होगा। बैंक निफ्टी 41,000 41,200 के पास मिले तो आपको वहां पर अपने प्रॉफिट्स को रैप अप करना है। और अगर 40,700 750 के पास मिले तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाकर बैंक निफ्टी में भी एंट्री की सलाह है। अच्छा, अब हिमांशु जी बताइए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कहां दिख रहा है? तो काफी सारी खबरें हैं नेहा जी। मुझे लगता है कि उनके दम पर तो पहले तो रिलायंस और ओएनजीसी ये जैसे कि विंडफॉल टैक्स कटे हैं, कल हमने न्यूज आते हुए देखी तो ये पॉजिटिवली रिएक्ट कर सकते हैं। मुझे लगता है इस स्पेस पर ध्यान रखें, दोनों में ही पॉजिटिव व्यू बनाकर तेजी की पोजीशन बना सकते हैं। ओएनजीसी मुझे लगता है 160 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। 150 151 के नीचे के स्टॉप लॉस के साथ ओएनजीसी में तेजी की पोजीशन बनाई जा सकती है। वहीं पर मुझे लगता है कि गोल्ड से रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं, जिस तरह से गोल्ड में जबरदस्त तेजी देखने को मिल रही है, इस पर ध्यान देना चाहिए। टाइटन मेरे रडार पर है जो कि 2545 2547 के आसपास फ्यूचर्स बंद हुए हैं। टाइटन में खरीदारी करके चला जा सकता है 2510 के स्टॉप लॉस के साथ। 2600 से 2620 रुपए तक के टारगेट यहाँ पर आते हुए नजर आ सकते हैं। और बजाज फाइनेंस तीसरा स्टॉक रहेगा जहां पर बहुत जबरदस्त हमने मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आते हुए देखी, जो अपडेट्स आते हुए नजर आए हैं। और टुवर्ड्स द क्लोज मंडे में आखिरी 1 घंटे में जिस तरह की खरीदारी उसमें देखने को मिली थी तो मुझे लगता है वो तेजी यहाँ पर आज भी एक्सटेंड हो सकती है। तो बजाज फाइनेंस में खरीदारी करेंगे 5,850 और 5,920 के दो टारगेट के लिए 5,700 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाकर बजाज फाइनेंस में खरीदारी करके चलने की सलाह है।
ऑलराइट, चलिए हिमांशु जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं लेवल्स रिपीट कर लेती हूँ। टाइटन यहाँ पर 2510 का स्टॉप लॉस लगा के आपको करनी है खरीदारी। 2620 तक का अपसाइड में टारगेट देखने को मिल सकता है। सिमिलरली बजाज फाइनेंस में 5820 से 5920 तक का लेवल छूने का ये दमखम रखता है। खरीदारी यहाँ भी करनी है 5700 के स्टॉप लॉस के साथ। और ओएनजीसी, उसकी रिकमेंडेशन अभी हमने चलाई भी, 150 के पास का स्टॉप लॉस लगाइए, उसके नीचे का स्टॉप लॉस, और 160 तक का टारगेट अपसाइड में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ओएनजीसी, टाइटन, बजाज फाइनेंस, ये 3 रिकमेंडेशन आज हिमांशु जी की तरफ से निकल कर आई है। आइए आगे बढ़े। इक्विटी मार्केट के बारे में तो हमने जान ही लिया कि वहां पर कहां कहां रणनीति अपनानी है। कमोडिटी मार्केट का भी यहां पर जो स्ट्रैटेजीज हैं वो समझ लेते हैं, और उन सब पर बात करने के लिए पृथ्वी फिनमार्ट के मनोज कुमार जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज जी, मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो सोने पर ही फोकस कर लेते हैं। रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड हाइज बने हैं, और कल हमने देखा 2040 के पार इसने 13 महीने की हाइस छुई, और अपने रिकॉर्ड हाइस से अब बिल्कुल $30-40 की ही दूरी पर है। तो जरा बताइए, घरेलू बाजार में आज क्या करना है? नमस्कार नेहा जी, बिल्कुल इंटरनेशनल मार्केट में हमने कल 1 साल के ऊपर कीमतों को निकलते हुए देखा, और जिस तरह से यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े हैं वो उम्मीद से कमजोर आए, साथ ही डॉलर इंडेक्स में कमजोरी थी, तो सोने की कीमतों में हमने शानदार बढ़त आते हुए देखी। जो मोमेंटम है वो जारी रहेगा, और हमारा मानना है कि जल्द यहाँ पे ऑल टाइम हाईज भी जो इंटरनेशनल मार्केट में बनते हुए दिखेंगे, और भारतीय बाजारों में भी 62,000 तक के स्तर यहाँ पे सोने में देखने को मिलेंगे। तो सोने में यहाँ बाय ऑन डिप्स की रणनीति बरकरार रख के चलना चाहिए। यहाँ पे 60,600 के स्तर के आसपास सोने में बाइंग की रणनीति बना के चले। स्टॉप लॉस जो रखना है वो 60,300 के नीचे का रखना है। लक्ष्य जो रहेगा वो 61,300 का रहेगा। ओके, और चांदी में क्या किया जाए? चांदी में भी हमारा मानना है कि जो मजबूती है वो बरकरार रहेगी, और यहाँ पे भी बाय ऑन डिप्स की रणनीति बना के चलना चाहिए। चांदी में जो बाइंग करनी है वो 74,000 के स्तर के आसपास करना है। स्टॉप लॉस जो लगाना है वो 73,300 पे लगाइए, और ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 75,500 तक का लेकर के चल सकते हैं। ओके, मैं दर्शकों के लिए फटाफट रिपीट कर देती हूँ। 60,600 के पास सोना खरीद के चलना है। 60,300 का स्टॉप लॉस, यानी कि बाइंग लेवल से 300 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस। 61,300 पहला पड़ाव बनता हुआ दिख रहा है, और इवेंचुअली आपको 62,000 तक का भी टारगेट छोटी अवधि में मिल जाएगा। वहीं चांदी 74,000 के पास लीजिए, 73,300 का स्टॉप लॉस, और 75,500 तक ऊपर चांदी जाती हुई दिखाई दे रही है। तो जबरदस्त स्ट्रेंथ सोने चांदी में है। अच्छा, कच्चा तेल 1 महीने के हाइस के पास अपने आप को फ्लैट होल्ड किए हुए है, लेकिन जिस तरह के क्यूज अब चाइना से या अमेरिका से डिमांड को लेकर मिलते दिख रहे हैं, क्या लगता है आज खरीदारी करें या अवॉइड? नहीं, कच्चे तेल में भी यहाँ पे मजबूती जारी रहना चाहिए नया जी। जिस तरह से ओपेक प्लस की तरफ से संडे को सरप्राइज आउटपुट कट आया, और अब जो टोटल आउटपुट कट है वो ओपेक का मिलाकर के 3.6 मिलियन बैरल पर डे हो गया है, जो कि लगभग 3.5% ग्लोबल सप्लाई का होता है। तो बड़े सप्लाई कंसर्न्स जो है यहाँ पे देखने को मिलेंगे आने वाले समय में। तो मजबूती कच्चे तेल में भी बरकरार रहेगी। WTI की कीमतें अब यहाँ पे आने वाले समय में फिर एक बार $84, और ब्रेंट की कीमतें $90 प्रति बैरल तक के लेवल जो इंटरनेशनल मार्केट में दिखा सकती है। आज भी यहाँ कच्चे तेल में मजबूती बनी रह सकती है। थोड़ा टिप मिले 6,550 के आसपास, तो यहाँ भी लॉन्ग की पोजीशन लेकर के चलना चाहिए। 6,440 का स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में जो लक्ष्य रहेगा वो 6,750 तक का रहेगा। ओके, तो कच्चा तेल खरीद के चले। 6,550 के पास एंट्री, 6,440 का स्टॉप लॉस, 6,750 तक का लेवल ऊपर कच्चा तेल टेस्ट करता हुआ दिखेगा। अच्छा, मेटल्स जो है वो, बेस मेटल्स जो हैं वो सोने चांदी की मजबूती का जो कह सकते हैं मोमेंटम, वो शेयर नहीं कर रहे हैं। गिरावट हमने देखी है, 2-2 हफ्ते के लोज के पास एलएमई मेटल्स ट्रेड कर रहे हैं, क्या किया जाए? में यहाँ पे गिरावट के पीछे मुख्य वजह जो कल यूएस के जो इकोनॉमिक आंकड़े आए थे, हमने देखा है कि आईएसएम जो मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई के नंबर थे मार्च महीने में वो 46.3 तक फिसलते हुए नजर आए। साथ ही जो यूएस के नए जॉब ओपनिंग से वो 2 साल के निचले स्तरों पर पहुंचते हुए नजर आए। तो कहीं ना कहीं यहाँ डिमांड को लेकर के कंसर्न्स बनते हुए नजर आए हैं। साथ ही जो पेरू में लेबर स्ट्राइक्स थे वो हटने के बाद वहां से उत्पादन में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। तो ये सारी चीजों के चलते बेस मेटल्स में यहाँ दबाव देखने को मिल रहा है। हमारा मानना है कि कॉपर में सेल ऑन राइज की रणनीति करना चाहिए। कल हमने अच्छी गिरावट देखी थी, थोड़ा रिट्रेसमेंट आता है 772 774 के आसपास, तो फिर वहाँ बिकवाली की जा सकती है 780 के स्टॉप लॉस से। लक्ष्य जो नीचे में रहेगा वो 760 का रहेगा।
ओके, चलिए, थैंक यू सो मच मनोज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कहाँ है कमाई के मौके। तो जहां प्रेशियस मेटल्स और कच्चे तेल में खरीदारी बन रही है, सेल ऑन राइज की रणनीति कॉपर में अपनानी है। 774 के पास 760 का टारगेट मिल जाएगा और इसमें स्टॉप लॉस आपको 780 का लगाकर चलना है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की कहाँ है नजर, कौन से स्टॉक्स है रेडार पर, बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, ओवर टू यू। गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, सबसे पहले GCPL यहाँ पर रखनी है आपको खास नजर, क्योंकि CLSA की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर रेटिंग को कर दिया गया है डबल डाउनग्रेड। बड़ी बिकवाली यहाँ पर देखने को मिल सकती है। पहले आउट परफॉर्म की रेटिंग थी, अब रिड्यूस की रेटिंग दे रहे हैं। लक्ष्य अगर आप देखें तो घटाकर इन्होंने करीब 1000 रुपए कर दिया, तो यहाँ पर फोकस रख के चलेंगे। इसके अलावा ICICI लोम्बार्ड, यहाँ पर भी HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर आया है अपग्रेड। पहले रिड्यूस की रेटिंग थी, अब यहाँ पर एक खरीदारी की राय दे रहे हैं और लक्ष्य अगर आप देखें तो बढ़ाया है, 1135 से बढ़ाकर 1274 रुपए कर दिया है। GIC पर भी देखें तो HSBC की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर खरीदारी की राय को तो बरकरार रखा, लेकिन लक्ष्य में कटौती की गई है। 235 से लक्ष्य को घटाकर 171 कर दिया गया है। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से देखें तो बजाज फाइनेंस, यहाँ पर भी रिपोर्ट आई है, ओवरवेट की रेटिंग को बरकरार रखा है। 8000 रुपए के लक्ष्य के लिए जेफरीज खरीदारी की राय देने 7280 रुपए का लक्ष्य दिया। सिटी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है 6400 रुपए के लक्ष्य के लिए। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखे हैं 5200 रुपए के लक्ष्य के लिए। इसके अलावा अगर आप देखें तो HDFC बैंक, यहाँ पर क्वार्टरली अपडेट्स के साथ ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स का भी असर आपको देखने को मिलेगा। मैक्वायरी आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखें 2110 रुपए के लक्ष्य के लिए। और अंत में अगर आप देखें तो इंडसइंड बैंक, यहाँ पर भी काफी सारी रिपोर्ट्स आई, क्वार्टरली अपडेट्स भी आए। इन अपडेट्स के बाद मॉर्गन स्टैनली ने अपनी व्यू को बरकरार रखा, ओवरवेट की रेटिंग के साथ 1525 रुपए का लक्ष्य दिया है। सिटी खरीदारी की राय दे रहे 1420 रुपए के लक्ष्य के लिए। जेफरीज खरीदारी की राय दे रहे 1550 का लक्ष्य दिया है और मैक्वायरी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है 1510 के लक्ष्य के लिए। तो बैंकिंग, NBFCs, इंश्योरेंस, ये वो स्पेसेस हैं जहां पर विदेशी ब्रोकरेजेस की है नजर। थैंक यू सो मच आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए एक महत्वपूर्ण खबर की तरफ बढ़ते हैं। स्पाइसजेट एयरलाइन के CMD और इंडस्ट्री बॉडी एसोचैम के अध्यक्ष अजय सिंह का कहना है कि एविएशन और टूरिज्म सेक्टर ने बुरा दौर पार कर लिया है और ये सेक्टर बाउंस बैक कर रहा है। अजय सिंह से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अमरीश पांडे ने। हमारे साथ खास बातचीत के लिए अजय सिंह, स्पाइसजेट के चेयरमैन हैं और एसोचैम के प्रेसिडेंट हैं। सर, सबसे पहला सवाल तो कि कोविड का एक बुरा दौर इंडस्ट्री ने झेला था, उससे अब बाहर आ चुकी है। किस तरह के नए इनिशिएटिव अब हम देख सकते हैं और ऐसे समय में सरकार से क्या कुछ आप उम्मीद करते हैं? देखिए, पहली बात तो मैं सरकार को कंग्रेचुलेट करना चाहूँगा कि उन्होंने ऐसे समय पे, कोविड जैसे समय पे अर्थव्यवस्था को जिस प्रकार से मैनेज किया, उस पे हम सबको गर्व है। ऐसे दौर में जब देशों में आप देखिए, पूरे ग्लोबल सीन में अगर आप देखें तो जो ग्रोथ रेट है कंट्रीज़ का वो नेक्स्ट टू ज़ीरो है। इन्फ्लेशन हाई है, इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल कोई फंड्स अवेलेबल नहीं है। ऐसे समय पे भारत आज लो इन्फ्लेशन, हाई ग्रोथ, आज हमारी जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया में सबसे, जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट ग्रोथ रेट आज भारत का है। और इन्वेस्टमेंट हम इंफ्रास्ट्रक्चर पे करते जा रहे हैं। 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट इस बजट में भी भारत सरकार ने किया है। तो मैं तो बधाई देना चाहता हूं भारत सरकार को कि कितने अच्छी प्रकार से उन्होंने अर्थव्यवस्था को मैनेज किया। लेकिन हमारा देश एक नौजवान देश है और नौजवान देश का यही होता है कि एक जो कहते हैं ना, जिसको एक इम्पेशंस रहती है हमारे देश में। तो हम चाहेंगे कि और भी हो, जैसे जिसको कहते हैं ये दिल मांगे मोर। तो हम तो और भारत सरकार से मांगते रहेंगे कि और इन्वेस्टमेंट करें इंफ्रास्ट्रक्चर पे, और टैक्सेस को मॉडरेट करें, ग्रोथ को और बढ़ाने की कोशिश करें, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे और काम करें, नई टेक्नोलॉजीज़ पे और काम करें, 5G का रोल आउट जल्दी कराएं। जिस प्रकार से UPI का इन्होंने काम किया है, दुनिया भर में ऐसे सर्विसेज को एक्सपोर्ट करें। तो जो प्रधानमंत्री ने हमें लक्ष्य दिया है कि 2025 तक $5 ट्रिलियन की हमारी इकोनॉमी होनी चाहिए, 2047 तक हमारा फुल्ली एक डेवलप्ड नेशन होना चाहिए, 2030 तक $1 ट्रिलियन की हमारे एक्सपोर्ट होने चाहिए। तो इस सब पे एसोचैम की ओर से मैं यही आश्वासन दिलाना चाहूँगा कि हम जो भी और हमारे मेंबर्स जो भी कर सकेंगे वो करने की पूरी कोशिश करेंगे, कंधे से कंधा मिला के, और टीम भारत का एक हिस्सा बनकर सबके साथ हम काम करेंगे जिससे ये लक्ष्य हम पूरे कर सकें।
चलिए, तो आपने अजय सिंह जी को सुना कि किस प्रकार से ट्रैवल टूर इंडस्ट्री को लेकर अब उन्हें लगता है कि बुरे फेज से फाइनली भारत निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी बीच एक बार इंटरनेशनल मार्केट का अपडेट आपको दे देते हैं। एसजीएक्स निफ्टी 55-56 अंकों की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। डाउ फ्यूचर्स अपने आप को जैसे तैसे संभाले हैं 33,600 के करीब, 18 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है। और नैस्डैक फ्यूचर्स है, ये भी बिल्कुल फ्लैट टाइट रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आइए इसी के साथ पावर ब्रेकफास्ट को हम करते हैं रैप अप, लेकिन आप बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।